इस कहानी की शुरुआत में आर्कटिक की ठंडी जगह पर एक गुफा के अंदर कुछ रिसर्चर्स को एक जमा हुआ क्रीचर मिलता है, जिसे वो बर्फ के साथ ही काट कर अपनी लैब में ले आते हैं। यहाँ रिसर्चर्स को पता चलता है कि ये 40,000 पुराना क्रीचर है, इसीलिए यहाँ पर स्टैनली नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो पुराने जीवन और नए जीवन के ऊपर रिसर्च करते हैं। और अब जल्दी यहाँ पर सबको पता चलता है कि बर्फ के इस टुकड़े के अंदर जो क्रीचर है, दरअसल वो एक इंसान है जो पिछले 40,000 सालों से बर्फ में जमा हुआ है। ये सुनकर सबके सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खोज है। ये तय करते हैं कि ये आइसमैन की बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग लैब में भेजेंगे, ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके। जल्दी ये बर्फ को पिघलाकर आइसमैन को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये उसकी बॉडी को चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी के सेल्स ज्यों के त्यों है, वो सब के सब एक्टिवेटेड है। साथ ही उसका ब्रेन भी पूरी तरह से ठीक है। अब ये उसे रिवाइव करना चाहते हैं, इसीलिए उसके हार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और जल्दी आइसमैन जिंदा हो जाता है। लेकिन आइसमैन जब अपने चारों तरफ सभी को मास्क के साथ देखता है तो डर जाता है। वो इनसे छूटने की कोशिश करता है। हालांकि ये उसे नींद का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। और तभी स्टैनली समझ जाता है कि मास्क देखकर वो डर रहा है, इसीलिए वो अपना मास्क हटा देता है। जिसके बाद वो आइसमैन शांत हो जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट है वो सब के सब बहुत खुश है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खोज है। यहीं पर डॉक्टर डियाना भी होती है। वो कहती है कि इस खोज के बाद हमें पता चल चुका है कि इंसानों की बॉडी को हजारों साल तक फ्रीज करके रखा जा सकता है। इसीलिए वो पेशेंट जिनकी बीमारी का इलाज नहीं है, उन्हें हम फ्रीज करके रख सकते हैं, और जब भविष्य में उनकी बीमारी का इलाज आ जाएगा तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये साइंस की मेडिकल की दुनिया में एक चमत्कारी आविष्कार होगा, और ऐसा करने के लिए इन्हें आइसमैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने होंगे, रिसर्च करना होगा, उसके डीएनए को समझना होगा कि कैसे वो 40,000 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी जिंदा रह सका। पर स्टैनली इन सब से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि हमें आइसमैन की जीवन शैली को, उनके कल्चर को समझना होगा, ताकि हमें पता लग सके कि कैसे मुश्किल हालातों में भी उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाती थी। इसके लिए हमें आइसमैन को उसी माहौल में रखना होगा जिस माहौल में वो रहा करता था, यानी कि जंगल में। डियाना उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद आइसमैन के लिए एक माहौल तैयार किया जाता है जो आर्टिफिशियल जंगल होता है। आइसमैन की जब आंखें खुलती है तो वो उस जंगल में अपने आप को पाता है। इसके बाद वो उसी तरह से शिकार करता है जिस तरह से आज से 40,000 साल पहले वो अपने कबीले के साथ किया करता था। आइसमैन अपने प्राकृतिक माहौल में आकर बहुत खुश है। अगले दिन झरने में नहाने के बाद वो मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, जहां पर उसे एक पाइप दिखता है। पहले उसे सांप समझ लेता है, पर जब वो पाइप को खींचता हुआ आगे बढ़ता है तो वो एक दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारे लैब के कर्मचारी हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। सारे कर्मचारी भी उसे देखकर डर जाते हैं। आइसमैन को समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए वो चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करने के बाद उसे लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां पर स्टैनली आ जाता है और कहता है कि वो कोई लैब का चूहा नहीं है, वो इंसान है। उसके पास भी इंसान होने के अपने हक है। हमें इस तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। वैसे भी तुम सबने मुझे 14 दिन का वक्त दिया था, जो वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आइसमैन को एक बार फिर से उसी के आर्टिफिशियल जंगल में भेज दिया जाता है। स्टैनली अब तय करता है कि वो खुद उस जंगल में जाएगा, ताकि वो आइसमैन के साथ रह सके और जान सके कि उसकी जीवन शैली कैसी थी, कैसे